साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी क्या चल रही है, आपकी बायोलॉजी क्या चल रही है, आपकी बायोलॉजी। और उसमें भी हम क्या पढ़ रहे हैं, आपका अब तक जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा था हमने अब तक। ह्यूमन का रेस्पिरेटरी, वो आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र के चारों अंग पढ़ चुके हैं। चारों अंग कौन कौन से थे? उसका ब्लड था, लसिका तंत्र था, रक्त वाहिनियां थी, और एक आपका क्या था, हृदय था, जो कि सबसे व्यस्ततम अंग भी माना जाता है हमारी बॉडी का। ठीक है। उसके बाद आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास किसकी, आपके श्वसन तंत्र की, यानी रेस्पिरेशन सिस्टम की। कि रेस्पिरेशन सिस्टम होता क्या है, किसे कहते हैं। आप सभी बोलते हैं श्वसन तंत्र से आप अंदाजा लगाते हैं कि सांस लेना ही क्या है, हमारा श्वसन है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो सांस लेना या छोड़ना यानी एक्सेल और इनहेल जो करना है वो हमारा क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है। सांस लेना क्या कहलाता है, हमारा ब्रीथिंग कहलाता है। असल मायने में अगर हम बात करें आपके श्वसन की, तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा जटिल प्रोसेस है, एक ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो भोज्य पदार्थ है उनका विखंडन किया जाता है। किसका? भोज्य पदार्थों का विखंडन किया जाता है और उत्पन्न ऊर्जा शरीर के अंगों को पहुंचा दी जाती है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है आपका? श्वसन का मतलब है कि श्वसन में क्या होता है, भोज्य पदार्थों का क्या होता है, विखंडन, यानी उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और उनसे जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है वो शरीर के अंगों को पहुंचा दी जाती है। कैसा प्रोसेस है श्वसन? कि उसमें भोज्य पदार्थों का विखंडन हुआ और वो कहाँ पहुंचाए गए, हमारे एनर्जी उनसे जो मिली वो कहाँ पहुंचाई गई, हमारी बॉडी के पार्ट्स में। जैसे कि हमने कुछ खाया, वो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद वो कहाँ गया, सेल के पास। और सेल में क्या पहुंचते हैं, आपके ग्लूकोज के अणु पहुंचते हैं। जब ग्लूकोज के अणु पहुंचते हैं तो हमें कैसे, हमें खाना खाने के बाद एनर्जी मिलती है। जब ग्लूकोज के अणु सेल तक पहुंचते हैं और सेल तक ही क्या पहुंचती है, आपकी ऑक्सीजन पहुंचती है। कैसे पहुंचती है? तो जब वहाँ आपको ऑक्सीजन मिलती है सेल में, आपके जो सांस लेते हैं उसके साथ हमारी क्या जाती है, ऑक्सीजन जाती है। यानी जब ब्रीथिंग से हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते, एक्सेल करते हैं, तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो भोज्य पदार्थों के विखंडन में हमारी क्या करती है, आपकी मदद करती है। तो जैसे हम जानते हैं, अब किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम? श्वसन प्रणाली या श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम क्या जानेंगे, श्वसन की प्रक्रिया जानेंगे। श्वसन कितने प्रकार से हो सकता है वो जानेंगे। ठीक है। उसके बाद में कुछ क्रियाएं होती हैं, जैसे आपकी उपापचयी क्रिया, ये क्रियाएं हम जानेंगे। और कल हम जो पढ़ेंगे वो आज हम आपको डायग्राम की मदद से समझाएंगे। तो आज की क्लास हम अब शुरू करते हैं। हमारा क्या है, श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेशन सिस्टम। क्या है आपका? रेस्पिरेशन सिस्टम। यानी ये जो आपका रेस्पिरेशन है ये कैसा प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक कठिन प्रोसेस है। यानी श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है। श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है। प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों का विखंडन किया जाता है। भोज्य पदार्थों का विखंडन किया जाता है। भोज्य पदार्थों का विखंडन किया जाता है। क्या कहलाते हैं हमारे? रेस्पिरेशन में जो प्रोसेस है वो किसका होता है, आपका भोज्य पदार्थों के विखंडन का, और उससे उत्पन्न ऊर्जा को शरीर के अंगों तक पहुंचाने में या संचालित किया जाता है। किससे किया जाता है? आपका श्वसन के द्वारा। और उससे उत्पन्न ऊर्जा को, उससे उत्पन्न ऊर्जा को शरीर के अंगों तक, शरीर के अंगों तक संचालित किया जाता है।
यानी जो एनर्जी हमें मिलती है वो इस प्रोसेस से मिलती है। किस प्रोसेस से? आपका रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है इससे मिलती है। अब हम बात करें कि श्वसन कितने प्रकार का होता है, तो श्वसन क्या होता है आपका? 2 प्रकार का। कौन सा आपका? ऑक्सी और अनॉक्सी। ऑक्सी और अनॉक्सी यानी श्वसन 2 प्रकार से होता है। श्वसन 2 प्रकार से होता है। होता है ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन कौन सा होता है आपका? ऑक्सी। ऑक्सी से मतलब है ऑक्सीजन के द्वारा जो हम सांस लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा आपकी क्या होती है? बहुत अधिक होती है। और अनॉक्सी श्वसन क्या होता है? अनॉक्सी श्वसन में आपकी ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। तो हमारा जो श्वसन है वो कितने प्रकार का हुआ? 2 प्रकार का। एक कौन सा? जिसमें हम ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा लें। दूसरा जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो। जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक वो ऑक्सी, और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है वो कैसा होता है आपका? अनॉक्सी होता है। तो हम दोनों के बारे में डिटेल से जान लेते हैं कि ऑक्सी श्वसन क्या होता है और अनॉक्सी श्वसन क्या होता है। हम बात किसकी कर रहे हैं अभी? अनॉक्सी श्वसन की। तो अनॉक्सी श्वसन में क्या होता है आपका? ऑक्सीजन की मात्रा कैसी होती है आपकी? कम होती है। कैसी होती है आपकी? कम होती है। यानी अनॉक्सी श्वसन में, अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। कैसी होती है आपकी? ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। और साथ ही साथ जब ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो ये बॉडी में आपका जो कैलोरीज है, जो एनर्जी है, वो भी कम पहुंचाएगा। तो इस क्रिया से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, इस क्रिया से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, केवल 56 किलो कैलोरी होती है। कितनी होती है आपकी? 56 किलो कैलोरी होती है। और ये श्वसन हमें किस में देखने के लिए मिल सकता है? ये श्वसन हमेशा किस में होता है आपका? सूक्ष्म जीवों में होता है। यानी सूक्ष्म जीवी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें देखने के लिए हमें ये मिलता है। दूसरा, किण्वन की जो प्रक्रिया होती है जिससे आपका शराब बनती है, चीनी बनती है, जो किण्वन की प्रक्रिया है, तो इसमें भी क्या होता है आपका? किण्वन का प्रोसेस क्या है? जैसे आपका सिरका बनता है, तो जो सिरका बनता है वो भी क्या है? आपकी किण्वन की क्रिया है। तो सिरके में जो आपका सूक्ष्म जीवी है वो भी किस तरीके का श्वसन करते हैं? आपका अनॉक्सी श्वसन करते हैं। तो किण्वन की प्रक्रिया से भी क्या होता है? आपका अनॉक्सी श्वसन होता है। और फलों के सड़ने पर भी क्या होता है? आपका अनॉक्सी ही श्वसन होता है। यानी यह श्वसन प्रक्रिया सूक्ष्म जीवियों में होती है। सूक्ष्म जीवियों यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यह श्वसन प्रक्रिया, कौन सी श्वसन प्रक्रिया? आपकी अनॉक्सी श्वसन प्रक्रिया सूक्ष्म जीवियों में होती है। किसमें होती है आपका? सूक्ष्म जीवियों में होती है। किण्वन में भी यही प्रक्रिया होती है। किण्वन मतलब जैसे आपकी शराब बनती है वो भी किण्वन से बनती है।
दूसरा अगर हम बात करें आपका सिरका जो बनाया जाता है गन्ने के रस से, वो भी किण्वन के द्वारा ही बनाया जाता है। तो किण्वन की प्रक्रिया या किण्वन व फलों के सड़ने में भी यही श्वसन प्रक्रिया होती है। यही श्वसन प्रक्रिया होती है। श्वसन प्रक्रिया होती है कौन सी? आपकी अनोक्सी। किण्वन हुआ, फलों का सड़ना हुआ और सूक्ष्म जीवियों का। जब मनुष्य अधिक व्यायाम करते हैं तो क्या होता है? सांस फूलने लगती है। जैसे आप रनिंग स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में, अब तो बच्चे कुछ कर भी रहे होंगे यूपी पुलिस के लिए, तो स्टार्टिंग में जब हम रनिंग ज़्यादा करते हैं तो सांस फूलने लगती है। क्यों फूलती है सांस? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो हमारे अंदर कम जा रही है, लेकिन CO2 क्या आ रही है? बराबर बाहर आ रही है। तो उसमें क्या होता है? अधिक व्यायाम करते समय मनुष्य भी अनोक्सी श्वसन करता है। यानी अधिक व्यायाम करते समय मनुष्य भी अनोक्सी श्वसन करता है। अनोक्सी श्वसन कैसा श्वसन करता है मनुष्य? आपका अनोक्सी श्वसन करता है। ये किसकी बात थी हमारी? अनोक्सी श्वसन की। मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, चाहे तो आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कॉपी पेन लेकर राइट डाउन कीजिए या उसे लिखिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम श्वसन के दूसरे प्रकार जिसका नाम है ऑक्सी श्वसन, उसकी बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं हम? ऑक्सी श्वसन की। ऑक्सी श्वसन यानी ऑक्सी रेस्पिरेशन। ऑक्सी श्वसन की हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक पाई जाती है। अधिक पाई जाती है। ठीक है, किसमें पाई जाती है अधिक? ऑक्सी श्वसन में। तो जो ऑक्सी श्वसन में जब आपकी ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी, जितना ऑक्सीजन होमोग्लोबिन के साथ हमारे मतलब बॉडी में जाएगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो इससे जो उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की मात्रा जो अनोक्सी था उसमें सिर्फ कितनी थी? 56 किलो कैलोरी। कितनी थी आपकी? 56 किलो कैलोरी। लेकिन इसमें जो हमारी ऊर्जा निकलती है वो 686 कैलोरी निकलती है। कितनी निकलती है? 686 कैलोरी निकलती है। यानी इससे उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की मात्रा उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की मात्रा या ऊष्मा की मात्रा, या बात करें हम ऊर्जा की मात्रा, ऊर्जा की मात्रा 686 किलो कैलोरी होती है। कितनी होती है आपकी? 686 किलो कैलोरी होती है। ठीक है, आपका 686 कैलोरी होती है। और अनोक्सी जो श्वसन है वो किस में पाया जाता है? अनोक्सी जो श्वसन है वो बहुकोश के जीव या सभी बड़े जीव जंतुओं में पाया जाता है या बड़े जीवधारियों में पाया जाता है। ऑक्सी श्वसन
ऑक्सीश्वेशन सभी बड़े जीवधारियों में पाया जाता है। जीवधारियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सभी जीवधारियों में पाया जाता है। जैसे आपका मन साधारण अवस्था में रहता मनुष्य, हाथी, घोड़ा आदि। ये कैसे हैं? आपके सभी बड़े जीवधारी हैं और बड़े जीवधारियों में क्या होता है? आपका ऑक्सीश्वेशन होता है। दूसरी बात हम करें कि इसमें जो ऑक्सीजन है इसका फ्लो कैसा रहता है, तो ऑक्सीजन का फ्लो कैसा रहता है? आपका तेजी से रहता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में कितनी ऑक्सीजन जाती है आपकी इन परसेंट, लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारी बॉडी में 8 से 10% रह पाती है, बाकी क्या आती है? बाहर आ जाती है। तो ऑक्सीजन का प्रवाह कैसा रहता है? आपका तेज रहता है। यानी ऑक्सीश्वेशन में ऑक्सीश्वेशन में ऑक्सीजन का प्रवाह तेज रहता है। कैसा रहता है? आपका ऑक्सीजन का प्रवाह तेज रहता है। अब हम बात करें कि जो मनुष्य है उसमें किस तरीके की आपकी श्वसन क्रियाएं होती हैं, तो उसमें आपकी श्वसन क्रियाएं होते हैं उपापचयी। कैसी होती हैं? आपके मेटाबॉलिक या उपापचयी। जो मेटाबॉलिक हैं ये भी आपकी कितने प्रकार की होती हैं? आपकी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है उपचय और एक होती है आपकी अपचय। कैसी होती है? आपकी एक उपचय होती है और एक अपचय होती है। अगर हम बात करें कि आपकी जो अपचय प्रक्रिया है वो कैसी होती है और उपचय प्रक्रिया कैसी होती है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उपचय प्रक्रिया की। उपचय प्रक्रिया में सिर्फ भोज्य पदार्थों का क्या होता है? आपका विखंडन। क्या होता है? उपचय प्रक्रिया में सिर्फ भोज्य पदार्थों का विखंडन, यानी जो भोज्य पदार्थ, जो खाना हमने खाया है उसका छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडन हो जाता है। किससे? हमारे डाइजेस्टिंग सिस्टम के द्वारा। लेकिन जब आपका क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ वो मिलते हैं, और एनाबॉलिक क्रिया का जो मतलब है वो होता है भोज्य पदार्थों का जुड़ना, यानी उनसे जो एनर्जी मिली है उसका इकट्ठा होना। तो हम किसकी बात कर लेते हैं कि जो मनुष्य है उसमें किस प्रकार की क्रिया होती है? उसमें क्रिया होती है आपकी मेटाबॉलिक या उपापचयी। किसकी क्रिया होती है? आपकी उपापचयी। मनुष्य में उपापचयी क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है मनुष्य में? उपापचयी। मनुष्य में मेटाबॉलिक या उपापचयी प्रक्रिया होती है। यह 2 प्रकार की होती है। यह 2 प्रकार की होती है। कौन सी? आपकी एक तो उपचय यानी कैटाबॉलिक, और दूसरी क्या होती है? आपकी अपचय। कौन सी होती है दूसरी? आपकी अपचय। अब हम जानेंगे उपचय और अपचय के बारे में। किसके बारे में जानेंगे हम? उपचय और अपचय के बारे में। जो उपचय है उसमें क्या होता है? भोज्य पदार्थों का विखंडन। क्या होता है उपचय में? भोज्य पदार्थों का विखंडन। इस क्रिया में भोज्य पदार्थों का विखंडन होता है। विखंडन होता है। और अब बात करें हम अपचय की,
अपचय में क्या होता है कि भोज्य पदार्थ क्या होते हैं आपके, जुड़ते हैं, भोज्य पदार्थों का जुड़ना। अपचय क्या है, उपचय का अपोजिट यानी भोज्य पदार्थों का जुड़ना। इस क्रिया में भोज्य पदार्थ जुड़ते हैं। क्या होता है आपका, भोज्य पदार्थ जुड़ते हैं। तो ये बात किसकी थी आपकी, मेटाबॉलिक क्रिया की। और मेटाबॉलिक क्रिया में भी दो कोई क्रिया थी, एक कैटाबॉलिक और दूसरी एनाबॉलिक। दूसरी कौन सी थी आपकी, एनाबॉलिक। एनाबॉलिक में भोज्य पदार्थ जुड़ गए और उसमें कैटाबॉलिक में आपका भोज्य पदार्थों का विखंडन हो गया। जो मानव शरीर की प्रक्रिया है वो किस प्रकार की होती है आपकी, उपचयी। जो मानव शरीर में श्वसन प्रक्रिया है, मानव शरीर में यानी जो ह्यूमन बॉडी है, हमारी तुम्हारी बॉडी है, उसमें मानव शरीर में उपचयी यानी कैटाबॉलिक श्वसन क्रिया होती है। क्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि जो श्वसन क्रिया है जहाँ कोशिकाओं में होती है, जब श्वसन की क्रिया कोशिकाओं में हुई तो वहाँ क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का एक भाग है और वो क्या करता है आपका, ऊर्जा उत्पन्न करता है। और एक ग्लूकोज का जो अणु टूटता है वो 38 एटीपी के अणु बनाता है। कितने आपके एटीपी के अणु बनाता है, आपके 38 एटीपी के अणु बनाता है। यानी श्वसन की क्रिया कोशिका से होती है। श्वसन की क्रिया कोशिका में होती है, जहां माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है तथा एक अणु को तथा ग्लूकोज के एक अणु को एक अणु को 38 एटीपी में तोड़ता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में तोड़ता है। क्या करता है आपका, 38 एटीपी में तोड़ता है। और एटीपी ही क्या करते हैं, हमें एनर्जी प्रदान करते हैं। ये बात हो गई हमारी किसकी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ऑक्सी अनऑक्सी की। और ह्यूमन बॉडी में जो उपचयी क्रिया होती है जिसके द्वारा विखंडन होता है उसकी। अब हम बात कर लेते हैं एक बार किसकी, के जो श्वसन प्रक्रिया में हमारे अंग उपयोग होने वाले हैं उनकी। ठीक है, ये डायग्राम है जिसमें हमें क्या है कि ये हमारा क्या है, एक डायग्राम जिसके द्वारा हम देखेंगे क्या कि हम किस तरीके से आपका सांस लेते हैं। तो आपने देखा होगा ये नसल कैविटी है जिसे हम नासागुआ कहते हैं, यानी ये हमारी नाक से हवा जाती है। कहाँ आपका, नसल कैविटी में। नसल कैविटी से जो हमारी एयर जाती है यहाँ पे, ये एक मुख गुहा है यानी ओरल कैविटी, जिससे हम खाना खाते हैं, हमारा मुख है। और जो हमारी श्वास है, जो सांस हम लेते हैं, जो ब्रीथिंग करते हैं, वो नोज के थ्रू कहाँ जाती है आपकी, ग्रसनी में यानी पायरिक्स में। पायरिक्स के बाद आपका कहाँ जाती है वो, उसके बाद ये क्या है हमारा, यहाँ पर ट्रेकिया होता है उसमें जाती है। उसके बाद ये रहा हमारा श्वास नली, ये रही, इसमें जाएगी। श्वास नली से कहाँ जाती है आपका, फेफड़ों में जाती है। कहाँ जाती है आपके, लंग्स में जाती है। और लंग्स में आपके यहाँ पर छोटे छोटे एल्वियोली होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम वायु कोश बोलते हैं, जो बैलून की तरह फूलते हैं। वो इसमें क्या होते हैं आपके, एल्वियोली होते हैं। और जो एल्वियोली हैं, ये जो आपके बैलून टाइप फेफड़ों में वाल्व है, ये क्या करते हैं, इस तरीके से
फूलते और सिकुड़ते रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में आपका वर्क करते हैं। और ये हमारे क्या है, लंग्स हैं। और ये क्या है, हमारी रिब्स है, यानी कि पसलियां हैं। क्या है, हमारी रिब्स हैं। और ये डायफ्राम है। डायफ्राम क्यों आता है, जो डायफ्राम है ये दिया गया है इसलिए कि जो हमारे फेफड़े हैं वो सुरक्षित रहें। कैसे रहें हमारे फेफड़े, सुरक्षित रहें। तो हम सांस किससे लेते हैं, आपका नाक से सांस लिया, कहाँ गया, हमारा नसल कैविटी में। नसल कैविटी से कहाँ आया, ग्रसनी में। और ग्रसनी से यहाँ जो कंठ होता है वहाँ, जिसे हम लायरिक्स बोलते हैं। उसके बाद लायरिक्स से फिर ट्रैकिया में। ट्रैकिया से फेफड़ों में। फेफड़ों में भी यहाँ एल्वियोलीज होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, एल्वियोलीज होते हैं, जिन्हें हम वाल बोल सकते हैं, जो गुब्बारे की तरह वर्क करते हैं। उनसे जो हमारा फेफड़ा सिकुड़ता और बढ़ता रहता है। तो ये हमारे जो महत्वपूर्ण अंग थे, इनके बारे में हम डिटेल से अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो श्वसन तंत्र था, आपका रेस्पायरेशन सिस्टम था, वो कहीं ना कहीं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में आपको आंसर दे सकें, या जैसे ही आप कमेंट करते हैं और हम आपको कमेंट के थ्रू ही आंसर दे सकें। तो मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तैयार रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।